है कि हमें उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हमने क्या इस बॉडी के अंदर डालना है और क्या इस बॉडी के अंदर नहीं डालना, ठीक है? तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करेंगे, यानी कि एबीसी से शुरू करके और बिल्कुल हम एडवांस मोड तक न्यूट्रिशंस के जाएँगे और लगभग 40 से 50 मिनट का सेशन है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनें और किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लास्ट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सभी लोगों से मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अपना जो कैमरा आप ऑफ करके बैठे हैं, वो प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन कर लें। क्लियर है? जी। तो चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा ना लेते हुए तो हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो पूरा का पूरा हमारे न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इस बॉडी को चलाने के लिए या इस जीवन को चलाने के लिए, लाइफ़ को चलाने के लिए हमें किसी न किसी तरह के फूड की ज़रूरत होती है और हम कोई न कोई खाना खाते हैं, है ना? बेसिक सी अगर हम बात करें, उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हमारी जो शारीरिक क्रियाएँ हैं, वो चलती हैं और हम अपना जो जीवन है, वो व्यतीत करते हैं। हमारी एनर्जी बनती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हम अपना काम कर पाते हैं या किसी भी तरह का वर्कआउट हम कर पाते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें इस खाने के ऊपर ही डिपेंड है। अब हमें ये देखना है कि खाना हमें किस तरह का खाना चाहिए और किस तरह का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। आवाज़ क्लियर आ रही है? कम तो नहीं आवाज़? एक बार मुझे क्लियर कर देंगे? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, ऑल द ओके, बेस्ट। थैंक यू सर। जी। तो चलिए तो हम शुरुआत करते हैं कि डाइट के बारे में मैं बताऊँगा कि डाइट क्या है? हमें अपने शरीर की जो भी क्रियाएँ होती हैं, उसको चलाने के लिए कुछ जो भी हम चीज़ें खाते हैं, उसको हम डाइट बोलते हैं। यानी कि जो भी हमने खाना खाया, चाहे उसमें कुछ भी है, हमने सिर्फ़ इनटेक किया तो वो हमारे लिए एक डाइट है, उससे हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट करती है और हम काम कर पाते हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों इसके बाद एक वर्ड यूज़ होता है, बैलेंस्ड डाइट। तो दोस्तों बैलेंस्ड डाइट क्या है? डाइट सभी लोगों को क्लियर है। अब बैलेंस्ड डाइट क्या है? तो बैलेंस्ड डाइट दोस्तों वो डाइट है कि जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डाइट के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें उस डाइट के अंदर हैं, तो उस डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमें चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, हमने वो प्रोवाइड करा दी अपनी डाइट के अंदर, तो वो एक डाइट जो है वो बैलेंस्ड डाइट है। क्लियर है यहाँ तक? पहले मैंने डाइट बताया, फिर हमने बैलेंस्ड डाइट बताया। उसके बाद दोस्तों एक टर्म यहाँ पे आती है कैलोरीज़, ठीक है? क्योंकि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कैलोरीज़ के दाएँ-बाएँ ही घूमेगा और अगर एक बार आपको कैलोरीज़ समझ में आ गया तो सारा का सारा टॉपिक समझना बड़ा आसान होगा। अदरवाइज़ कैलोरीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो सारा का सारा टॉपिक आप नहीं समझ पाएँगे, काफ़ी चीज़ें आप मिस कर देंगे। तो दोस्तों कैलोरीज़ को कैसे हम डिफाइन करते हैं? जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं, ठीक है? उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को मापने का एक यूनिट होता है जिसको हम कैलोरी बोलते हैं। सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लूँगा कि किसी ने मुझे कहा कि आप दूध ले आओ, तो कितना दूध हम ले आएँ? तो हमें क्वांटिटी कैसे पता लगेगी? तो हमें कहते हैं कि 2 किलो ले आओ या 2 लीटर ले आओ, 4 लीटर ले आओ, 4 किलो ले आओ। तो जो लीटर है या किलो है, वो उसका यूनिट है। इसी तरह से ऊर्जा का जो यूनिट है, जो हमें खाने से मिलती है, उसका जो यूनिट है वो कैलोरीज़ है, ठीक है? हम जितना भी खाना खाते हैं, उससे हमें कुछ ऊर्जा मिलती है और उसको हम कैलोरीज़ में मापते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं उसके बाद आऊँगा कैलोरी चार्ट पे, ठीक है? कि किस खाने से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, उस पे भी थोड़ा-सा प्रकाश डालूँगा और जनरली वो चीज़ें होंगी जो हम रूटीन में सुबह से लेके शाम तक इनटेक करते हैं। तो सबसे पहले मोस्टली जो इंडिया का लाइफ़स्टाइल है, हम सुबह उठते ही चाय के डिमांड करते हैं या हमें सुबह-सुबह उठ के चाय पीना अच्छा लगता है। तो चाय से स्टार्ट होते हैं, अगर सुबह हम चाय पीते हैं एम्प्टी स्टमक, तो उस चाय में 200 से 350 कैलोरी तक हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस क्वांटिटी में चाय पी और आपने कितना उसमें शुगर ऐड किया, ठीक है? तो 200 से 250 कैलोरी चाय में 250 से 300 कैलोरी एक चाय के अंदर होती है। उसके बाद हम ब्रेकफ़ास्ट पे आते हैं। अगर हम चपाती खा रहे हैं, तो चपाती के अंदर 80 कैलोरीज़, उनमें कुछ एनर्जी लगती है या हमारे जो शरीर में जो भी बायो प्रोसेस चलते हैं, यानी कि अगर हम साँस ले रहे हैं, ठीक है?
हम यूरिन के लिए जा रहे हैं, या और हमारा जो हार्ट है वो काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, उनको चलने के लिए भी कुछ ना कुछ कैलोरीज की जरूरत होती है। तो हमें 1200 से 1300 कैलोरी चाहिए होती है मेंटेनेंस, जिसके बर्न करने के लिए हमें किसी भी तरह के कोई वर्कआउट की जरूरत नहीं होती। अगर हम खाली बैठे हैं, सिर्फ हमारा स्मार्ट वर्क है, वर्कआउट नहीं है, और हम 1200 से 1300 कैलोरी ले रहे हैं, तो पूरे की पूरी कैलोरीज यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है। अगर हमें किसी भी तरह का हार्ड वर्क करना है, हमें खेतों में काम करना है, या हमें रनिंग करनी है, या हम सुबह जैसे 1 घंटा वर्कआउट करते हैं वो करना है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी पड़ती है, यानी कि 1400 से 1500 कैलोरी लेनी पड़ती है, ताकि उन तमाम क्रियाओं को हम परफॉर्म कर सकें। तो एवरेज के हिसाब से मैं बता दूं कि जो नॉर्मली मेल मेंबर हैं उनको 1400 से 1500 कैलोरी पर डे की चाहिए होती है, और जो फीमेल मेंबर्स हैं उन्हें 1200 से 1300 कैलोरी चाहिए होती है, जो उनकी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी होती है। अगर हम इस कैलोरी से ज्यादा कैलोरी इनटेक करते हैं, अगर हम 1500 से ज्यादा कैलोरी लेते हैं, तो हमारा जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर हम 1500 से कम कैलोरी लेते हैं, जो फिर हमारा जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखना। अगर रिक्वायर्ड कैलोरी से ज्यादा कैलोरी हम लेंगे और हमारा किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं है, तो हमारा जो वेट है वो बढ़ना शुरू होगा, और अगर हम उससे कम कैलोरी लेते हैं तो हमारा जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैलोरी की नॉर्मल सी बात थी। अब डिपेंड करता है जो कैलोरी आपकी रिक्वायर्ड है, जो कैलोरी रिक्वायर्ड है वो कैलोरी आप ले कहां से रहे हैं। अब मान लो 1200 से 1300 कैलोरी किसी भी फीमेल मेंबर को चाहिए, और जो वो फीमेल है अगर वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ठीक है, जो जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो कैलोरीज तो उनकी लगभग पूरी हो जाती है, लेकिन उस ली गई कैलोरी से जो न्यूट्रिशंस, जो पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए वो उससे नहीं मिलते, यानी कि जो वो बैलेंस डाइट नहीं है। अगर हम जंक फूड खाते हैं, वो किसी भी तरह की बैलेंस डाइट नहीं है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशंस नहीं है। न्यूट्रिशंस क्या है दोस्तों, ये पोषक तत्व वो होते हैं जो हमारी बॉडी हमारे खाए गए खाने में से एक्सट्रैक्ट करके हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक सप्लाई करती है, और वो ऑर्गन्स उसको यूज करते हैं, यानी कि वो जो एक्सट्रैक्ट निकले हैं वो एक्सट्रैक्ट उन ऑर्गन्स के लिए एक तरह का फ्यूल है, जिसको वो यूज करके अपनी जो क्रियाएं हैं वो परफॉर्म करते हैं। जो भी हमने खाना खाया उसमें से अलग अलग एक्सट्रैक्ट निकलेंगे, और जो लीवर को चाहिए वो लीवर को जाएगा, जो हार्ट को चाहिए वो हार्ट को, जो स्किन को चाहिए वो स्किन के लिए चला जाएगा। ठीक है, जो हमारे लंग्स को चाहिए वो लंग्स के लिए चला जाएगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे, अगर हम जंक फूड का यूज करते हैं तो उसमें से जो ये एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए, वो हमें उस मात्रा में नहीं मिल पाते। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब हमें हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको अपना जो रिक्वायर्ड डाइट है, रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिशन है, रिक्वायर्ड पोषक तत्व है वो नहीं मिलेंगे, तो वो धीरे धीरे अपना काम करना स्लो कर देंगे और वो सुस्त हो जाएंगे। जब वो सुस्त होंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होना बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है वो स्लो हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, और हमें काम करने में जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और हमें लगेगा कि हमें आसानी से लेट जाना चाहिए और हम एक सुस्त जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो कैलोरीज हम ले रहे हैं उस कैलोरी से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब उस पर हम प्रकाश डालेंगे कि क्या हमें उस कैलोरी से चाहिए होता है। तो दोस्तों इससे हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है, वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप नोट कर सकते हैं, सबसे पहला जो न्यूट्रिशन है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, दूसरा जो न्यूट्रिशन है दोस्तों वो प्रोटीन, और तीसरा फाइबर, और चौथा फैट। ये चार चीजें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हीं से ही हमारी ऑर्गन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। तो एक एक करके मैं क्लियर करता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेने चाहिए। दोस्तों हम सुबह से लेकर शाम तक जितना भी खाना खाते हैं उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसमें से 70% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और सुबह से लेकर शाम तक खाया गया खाना किसी भी रूप में
वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। चाहे हम चावल खा रहे हैं, चाहे हम गेहूं की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, मक्की की रोटी खाते हैं, तो उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें 70% एनर्जी मिलती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती हैं। यह चीज आप नोट कर सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम 4 कैलोरी लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम एक चपाती खाते हैं तो उस चपाती का आप वेट कर लें कितना उस चपाती का वेट है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने कैलोरी निकल के आएगी। लगभग एक जो रोटी होती है वो लगभग 20 ग्राम की रोटी होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 कैलोरी होती है, तो लगभग 80 कैलोरी हमें उस रोटी से मिल जाती हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ईजी तरीका है कि हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलेगी। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे ही हमने इनटेक किए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वो तुरंत हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देंगे, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हमें कम समय के लिए एनर्जी मिलती है और इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या हम धूप में काम कर जाते हैं तो हम ग्लूकोन डी आके पी लेते हैं। तो ग्लूकोन डी के अंदर क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि शुगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और हम रिफ्रेश महसूस करते हैं कि हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई। लेकिन आम तौर पे डेली का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम इस तरह से अगर इसको यूज करते हैं तो वो जो एनर्जी है वो हमें लंबे समय तक नहीं मिलती, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और अगर हम लगातार इस तरह की चीज़ों को यूज करते हैं तो हम डायबिटिक पेशेंट भी हो सकते हैं। यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हार्मफुल है। जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लो रहती है या उनका शुगर लेवल लो रहता है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको, जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आएंगी, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आएंगी, ठीक है। और जितने भी हम मार्केट में जाके जो प्रोडक्ट हमें लुभाते हैं, चाहे वो जंक फूड है, चाहे वो लेज हैं, चिप्स हैं किसी भी तरह के, या किसी भी तरह की मिठाइयाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, वो सभी के सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, लंबे समय तक हमें एनर्जी नहीं देती। तो हमेशा हमने क्या करना है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। दूसरा आता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट करने में समय लेती है, यानी कि जो ग्लूकोज है उसको उसमें से निकालने में समय लेती है और धीरे धीरे उसको तोड़ती है, और थोड़ा सा तोड़ती है, उसमें से ग्लूकोज जनरेट होता है और उससे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। फिर थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज मिलता है, फिर थोड़ी सी एनर्जी हमें मिलती है। तो हमें लंबे समय तक ये एनर्जी मिलती रहती है जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे। तो दोस्तों, जितने भी हम अनाज खाते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, या जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या दालें हैं, वो सभी की सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती हैं, जिनको हम एक बार इनटेक करके धीरे धीरे हमारी बॉडी उनसे ग्लूकोज निकालती है और हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों, हमेशा अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है वो दोस्तों प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन की हमारी बॉडी के लिए कितनी अहमियत है। दोस्तों, जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स का कम्बिनेशन है, ठीक है, एमिनो एसिड्स का कम्बिनेशन है। हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो बिल्डिंग ब्लॉक से बनी हुई है, और वो जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसमें ब्रिक्स का यूज करते हैं, ईंटों का यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ईंटें लगाते चले जाते हैं, जो एक तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो एक बिल्डिंग को तैयार कर देते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी बॉडी है वो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी हुई है। और वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दोस्तों? वो जो प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं,
वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारी बॉडी के टिश्यूज को जोड़ के रखते हैं या सेल्स को बनाते हैं या कोशिकाओं का विकास करते हैं या हमारी मांसपेशियों का विकास करते हैं, हमारी मांसपेशियों को मेंटेन करके रखते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन जो है वो बहुत ही अहम है हमारे लिए। और अगर मैं प्रोटीन के सोर्स आप लोगों को बताऊं, जितनी भी दालें हैं, सोयाबीन है, राजमा है, ये सभी के सभी जो सोर्स हैं ये प्रोटीन के सोर्स हैं। और दोस्तों जब हम ये चीज़ें खाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हमारे घुटनों में, हमारे पैरों के बैक साइड में, एड़ियों के नीचे या लेग्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो दोस्तों किस वजह से होता है? जब हम इस तरह की चीजें खाते हैं, देखो हमें नॉलेज तो है कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। उस प्रोटीन को जब हम लेते हैं, अगर हम उस प्रोटीन को डाइजेस्ट ना कर पाए तो जब वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाके टूटता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं और अमीनो एसिड्स के डाइजेस्ट ना होने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़नी शुरू होती है तो उससे हमें यूरिक एसिड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में, हमारे पैरों के नीचे, एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर हमने दालों से प्रोटीन लेना है या राजमा से, सोयाबीन से, तो हमें उसके लिए वर्कआउट चाहिए ताकि वो प्रोटीन जो हमने इनटेक किया है उसको हम इजीली डाइजेस्ट कर पाएं। प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए 24 से 72 घंटे लेता है, और वो भी तब जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो हाई है, यानी कि हमारी बॉडी उसको पचाने में सक्षम है। अगर कहीं पे भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है तो प्रोटीन हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जब हमें इस तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले हमारा प्रोटीन वाले जो सोर्स हैं उनको हमारी डाइट से बंद कर देता है। वो हमें बोलता है आपने दालें नहीं खानी, आपने सोयाबीन नहीं खाना, आपने राजमा नहीं खानी। जब हम इस तरह की चीजों को छोड़ देते हैं तो यूरिक एसिड तो हमारा 5-7 दिन में नॉर्मल आ जाता है, ठीक हो जाता है। हमारे घुटनों में, पैरों में जो पेन है वो ठीक हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस कीजिए कि आपकी जो स्किन है उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे और आप एजिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। झुर्रियां आपकी स्किन पे पड़ जाएंगी। धीरे धीरे आपकी जो एज है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हमने यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए अपनी बॉडी से प्रोटीन को बिल्कुल हटा दिया, जिसकी वजह से हमें इस तरह की कई और दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। वो जो दिक्कतें हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में परेशान करेंगी। तो इसलिए दोस्तों जो प्रोटीन है वो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह का प्रोटीन खाना चाहिए, और प्रोटीन हमारे लिए बहुत अहम है। बिना प्रोटीन के हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो पीडी का स्कोर है वो 0 से लेके 1 तक वैरी करता है। यानी कि हम जो दालें या राजमा या सोयाबीन खाते हैं, इसका जो पीडी का स्कोर है वो लगभग 0 के आसपास है। 0 का क्या मतलब है? जो पीडी का स्कोर 0 के आसपास है वो इजीली डाइजेस्टेबल आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। जिन चीजों का पीडी का स्कोर 1 है वो इजीली डाइजेस्टेबल हैं, वो आइसोलेटेड प्रोटीन होते हैं। यानी कि हमें क्या प्रेफर करने हैं? हमेशा आइसोलेटेड प्रोटीन प्रेफर करने हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, इन दोनों चीजों के अंदर ग्लूटीन होता है, और ग्लूटीन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है इसका जो पीडी का स्कोर है वो लगभग 0 के आसपास होता है। तो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है ग्लूटीन हमारी बॉडी के अंदर। इसी वजह से हम जो लोग गेहूं खाते हैं उनका जो वेट है वो इजीली बढ़ जाता है। अगर हम अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपना गेहूं और चावल बंद कर दें। ज्वार बाजरा और मक्का हम खा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो हेल्दी वेट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटली पीडी का स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको वो चीजें अडॉप्ट करनी है जिनका पीडी का स्कोर 1 हो, यानी कि आइसोलेटेड प्रोटीन जो हो वो आपने यूज करना है। आइसोलेटेड प्रोटीन दोस्तों वो प्रोटीन है जो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। प्लांट मतलब जितनी भी दालें हैं, सोयाबीन है, उनसे एक्सट्रैक्ट करके जो प्रोटीन बनाया जाता है उसको हम आइसोलेटेड प्रोटीन बोलते हैं। यानी कि जैसे हमने दाल इनटेक की, पहले हमारी बॉडी दाल को तोड़ेगी, उसके बाद उसमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेगी और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगी। तो इसीलिए इसे 24 से 72 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट करने में। और इसी बीच हम कई तरह की डाइट और ले लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोड होने की वजह से वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता
और हमें गैस, कॉन्स्टिपेशन और यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जो आइसोलेटेड प्रोटीन होता है वो जो हमारी बॉडी जो दालें, जो सोयाबीन, जो राजमा को एक्सट्रैक्ट करके जो प्रोटीन निकालती है वो काम हम बाहर ही कर लेते हैं, यानी कि उन चीजों से वो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट वो प्रोटीन हम यूज करते हैं जो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर है? प्रोटीन तो हमें पीडी का स्कोर 1 प्रोटीन हमेशा प्रेफर करना है, अदरवाइज हमें वो प्रोटीन इनटेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो फाइबर आता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती हैं। एक चीज और नोट करें, 1 ग्राम जो प्रोटीन है उससे हमें 4 कैलोरी मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों आता है फाइबर। फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों फाइबर क्या चीज होती है? जितने भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, और खाना खाने के बाद जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है वो कुछ खाना हमारी फूड पाइप में, हमारी छोटी आंत में, बड़ी आंत में जम जाता है और चिपक जाता है हमारी आंतों के साथ, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही सड़ता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए जब भी कोई चीज कहीं पे चिपक जाती है, किसी शीशे पे या किसी दीवार पे, तो हम क्या करते हैं आमतौर पे उसको किसी भी चीज से रब करते हैं, किसी भी खुरदरी चीज से उसको रब करते हैं ताकि वो वहां से निकल जाए। अब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्टमक के अंदर, छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर भी इस तरह से कुछ चीजें चिपक जाती हैं। जो हमने खाना खाया है, जो वेस्ट मटेरियल है वो चिपक जाता है। उसको उतारने के लिए हमारे पास कोई भी रबिंग मटेरियल नहीं होता, लेकिन अगर वो अंदर लगातार चिपका रहेगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ पाइल्स भी हो सकता है और अंदर की जो हमारी स्टमक है वो धीरे धीरे इन्फेक्शन होना शुरू होती है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें आना शुरू होती हैं। तो दोस्तों फाइबर का यहाँ पे अहम रोल है। फाइबर एक तरह का खुरदरा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन जनरेट करता है। जैसे ही हम फाइबर को इनटेक करते हैं तो हमारी जितनी भी फूड पाइप हैं और जितनी भी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारी स्टमक है, उसके दीवारों से वो फाइबर वहां पे फ्रिक्शन पैदा करता है और उसको मटेरियल को जो अंदर जमा हुआ है उसको हमारी बॉडी से वॉश आउट कर देता है। इसलिए हमें फाइबर का इंटेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब हम फाइबर इंटेक करते हैं तो फाइबर हमारी बॉडी में जाके स्पंज की तरह फैल जाता है और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज या एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी के अंदर आया, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हमारी बॉडी से वो वॉश आउट कर देता है, जिससे हम हेल्दी महसूस करते हैं। हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती, हमें गैस नहीं बनती, ठीक है, हमें एसिड नहीं बनता। तो ये फाइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर मिलते हैं हमें कहाँ से हैं? जो भी हम गेहूं खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं, इन सभी चीजों में फाइबर होता है। लेकिन दोस्तों हम अपने टेस्ट के लिए आटे को क्या करते हैं, छान लेते हैं और जो भी उसके ऊपर हार्ड मटेरियल, थोड़ा मोटा मटेरियल आता है, उसको हम फेंक देते हैं। दोस्तों जो आपने फेंक दिया वही फाइबर है। ठीक है, आजकल ट्रेंड है हम आटा लेके आते हैं पैकेट बंद, वो दोस्तों आटा नहीं है, वो मैदा है, उसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं है और उसको खाने के बाद आप लगातार बीमार होते चले जाते हैं। तो दोस्तों फाइबर आपके लिए बहुत जरूरी है और फाइबर सबसे जरूरी इसलिए भी है क्योंकि फाइबर से हमें सबसे कम कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम फाइबर से हमें सिर्फ 2 कैलोरी मिलती है, ये चीज आप ध्यान रखें। फाइबर और किन किन चीजों में होता है? तो अनाज के अंदर फाइबर होता है, दूसरा जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर फाइबर होता है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनके अंदर भी फाइबर होता है। और फाइबर एक ऐसी चीज है हमारी बॉडी के अंदर जाके जब ये फूलता है, हमारी बॉडी, हमारे स्टमक का सारा एरिया कवर कर लेता है, यानी कि कम अमाउंट में हमारी पेट सारा ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें भूख भी कम लगती है और हम कम चीजें खा पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने वेट को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, लास्ट में आते हैं हम फैट के ऊपर। दोस्तों फैट का जब हम नाम लेते हैं, बहुत से लोगों के माइंड में चीजें आती हैं कि फैट हमारे लिए जरूरी नहीं है, फैट बिल्कुल भी हमारे लिए वेस्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जितना जरूरी हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट हैं, जितना जरूरी हमारे लिए प्रोटीन है, फाइबर है, उतना ही जरूरी हमारे लिए फैट भी है। क्योंकि दोस्तों फैट क्या काम करता है, हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन है, ठीक है, हमारी बोन्स, ये जो हमारा शरीर है, हड्डियों का ढांचा है, इसको कवर करने में जो बोन मास है वो दोस्तों फैट से ही बना होता है। अगर हमारी बॉडी के ऊपर प्रॉपर फैट रहेगा तो हमारी जो बोन्स हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगी, कोई भी चीज हमारे हड्डियों से डायरेक्ट नहीं टकराएगी, जिससे वो सेफ रहेंगी और हमें इतनी आसानी से कोई भी चोट
नहीं लगेगी। यानी कि एक तरह का पैकेजिंग हम इसको बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन मटेरियल हमारी हड्डियों के लिए जो फैट होता है। दूसरा, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनके अंदर लुब्रिकेशन करने के लिए फैट की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे हम इनको बेंड करते हैं, अगर इनके अंदर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो मेरे को अपने हाथों के जॉइंट्स में, पैरों के घुटनों में जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, फैट ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके होने के लिए फैट की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है। अब दोस्तों डिपेंड करते हैं कि हमें कितना फैट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस में अगर हम फैट लेते हैं और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो वो स्टोर होना हमारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाएगा। जब दोस्तों फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है तो हमारा जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। 25 से 30 ग्राम फैट हमें डेली की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लुब्रिकेशन के लिए, तो हमारे बोन मास को इंप्रूव करने के लिए फैट की रिक्वायरमेंट होती है। किस तरह का फैट हमें लेना चाहिए? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, 3 तरह के फैट हैं। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें होती है ओमेगा 3 की, 97% रिक्वायरमेंट हमें ओमेगा 3 की होती है, और 2.5% हमें ओमेगा 6 चाहिए होता है, और बचा हुआ 0.5% हमें ओमेगा 9 चाहिए होता है। ओमेगा 9 हमें 0.5% चाहिए होता है, ये हमें इतना ही मिल जाता है, इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के केस में बिल्कुल उल्टा है, हमें ओमेगा 3 97% चाहिए, लेकिन हमें ओमेगा 6 97% मिलता है, और जो हमें ओमेगा 6 2.5% चाहिए, हमें सिर्फ ओमेगा 2.5% मिलता है, या उतना भी हमें नहीं मिलता। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, जो हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, हमारी वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देता है। तो हमेशा आपने जिस रेशो में मैंने बताया है उसी रेशो में आपने फैट को इनटेक करना है। हम जितनी भी चीजें खाते हैं, जितने भी हम ऑयल खाते हैं, उनसे हमें ओमेगा 6 ज्यादा मात्रा में मिलता है। ओमेगा 3 के जो सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। फ्लैक्सीड ऑयल ओमेगा 3 हमें देता है, अखरोट, वालनट जो हम खाते हैं उससे हमें ओमेगा 3 मिलता है, फिश ऑयल से हमें ओमेगा 3 मिलता है। दोस्तों फ्लैक्सीड ऑयल हम सभी के घरों में यूज नहीं होता, 90% घरों में फ्लैक्सीड ऑयल यूज नहीं होता, क्योंकि वो टेस्टी नहीं है। अखरोट अगर हम खाते हैं वो टेस्टी भी होते हैं, और लगभग 50 से 60% लोग अखरोट खाते हैं, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट हमें ओमेगा 3 की, अगर हम 250 ग्राम अखरोट खाएंगे तब वो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में पूरी होगी। लेकिन हमारे में से मुझे लगता है कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो डेली का 250 ग्राम अखरोट खाता होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बॉडी की फैट की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं होती। क्लियर है? तो अभी तक मैंने आपको वो न्यूट्रिशन बताए जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमें ये मिले कहां से, क्योंकि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, हम डिपेंड हैं गेहूं पे या किसी भी तरह के अनाज पे, और अगर हम वो चीजें खाते हैं तो आप बहुत से लोग किसानों को जानते होंगे और आप उनको देखते भी होंगे जो अपने खेतों में पेस्टिसाइड का, केमिकल का स्प्रे करते हैं। वो अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का स्प्रे करते हैं ताकि उनकी पैदावार कैसे ना कैसे करके बढ़ जाए। उनको 1% भी ध्यान नहीं रहता कि ये अनाज हमने खुद ही खाना है। तो जिस कार्बोहाइड्रेट के लिए हम गेहूं पे, चावल पे डिपेंड हैं, वो हमने उसके ऊपर जहर का छिड़काव कर दिया और वही जहर को हमने इनटेक किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो हमें उस तरह की एनर्जी नहीं मिली, और खाना खाने के बाद हमें जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी काम करने के लिए, हमें खाना खाने के बाद बहुत बढ़िया नींद आना शुरू हो जाती है, और हमारा मन करता है कि 4 पराठे खा लो और लेट जाओ और बढ़िया नींद लो। तो वो दोस्तों उसी वजह से है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड, जो केमिकल उस अनाज में हमारी बॉडी के अंदर गए, उन्होंने हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट किया, और जब ऑर्गन्स अफेक्ट हुए तो उन्होंने अपना काम नहीं किया, तो एनर्जी जनरेट नहीं हुई। क्लियर है? तो दोस्तों दूसरा, प्रोटीन का भी यही है। जब ये चीजें आपके अनाज में जाएंगी तो प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, और फाइबर की भी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हम उसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों के लिए सबसे बढ़िया जो सोर्स है फॉर्मूला वेल बेल्जियन ग्लोबल का एक प्रोडक्ट है जो टोटली एक मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है, एक्सट्रैक्ट बेस ये प्रोडक्ट है। यानी कि जितना कार्ब हमें रिक्वायर्ड होता है एक मील में, उतना कार्ब हमें इससे मिलता है,
जितना प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड होता है एक मील में, उतना प्रोटीन हमें इससे मिलता है। जितना फाइबर हमें रिक्वायर्ड होता है एक मील में, उतना फाइबर हमें यहाँ से मिलता है। तो दोस्तों फॉर्मूला वेल के अंदर है क्या क्या, 18 विटामिन इसके अंदर हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, क्योंकि इन चारों चीजों के साथ साथ फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ साथ हमें विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, जो फॉर्मूला वेल के अंदर डाले गए हैं, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन इसके अंदर आपको मिलेगा, कार्ब्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, टोटली ये रिप्लेसमेंट भी है। दूसरा दोस्तों प्रोडक्ट आता है पर्सनलाइज प्रोटीन। ठीक है, हमें प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग होती है। अगर मेरा जो वेट है 70 किलो वेट है, तो मुझे डेली का 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ये दोस्तों आइडियल वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एट प्रेजेंट आपका कितना वेट है। मान लो मेरा वेट 120 किलो है, तो मुझे अगर वेट रिड्यूस करना है तो मुझे 120 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना ही करना है, क्योंकि प्रोटीन हेल्प करता है हमारे फैट को मसल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे वेट के अकॉर्डिंग है। जितना हमारा एट प्रेजेंट वेट है उतना हमें प्रोटीन चाहिए, और जैसे जैसे हम आइडियल वेट पे आएंगे उस हिसाब से हम प्रोटीन को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो दोस्तों प्रोडक्ट है वो मेटवेल है। दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। बेसिकली दूध का एक्सट्रैक्ट है ये, क्योंकि जब हम दूध पीते हैं तो आज अगर हम कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए, विटामिन डी के लिए दूध के ऊपर डिपेंड हैं, तो हमें कम से कम 5 लीटर दूध पीना होगा, तब ये चीजें पूरी होंगी। लेकिन आज के समय में कोई भी 5 लीटर दूध नहीं पीता। अगर कोई पीता भी है तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उसका फैट बढ़ जाएगा, और वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इश्यूज को बढ़ा देंगी। तो दोस्तों ये जो मेटवेल है, इन चीजों का एक्सट्रैक्ट है। इन तीनों चीजों से मिला के पर्सनलाइज प्रोटीन, मेटवेल और तीसरा फॉर्मूला वेल, इन तीनों चीजों को मिला के एक ऐसा मील तैयार होता है दोस्तों जो कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट है, या हम कह सकते हैं जो हमारा कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। अगर हम डिनर में लेते हैं तो हमारा जो कंप्लीट डिनर है, जितने भी हमारे एसेंशियल विटामिन और जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो सभी के सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं कैलोरीज की बात करूं, क्योंकि दोस्तों कैलोरीज वेट मैनेजमेंट के लिए कैलोरीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम कैलोरीज की बात करें तो एक न्यूट्रिशनल मील के अंदर सिर्फ 150 कैलोरीज होती हैं, और आपको ये 30 रोटी जितनी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। अगर आप 30 बढ़िया अनाज की रोटी खाते हैं जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई स्प्रे का छिड़काव नहीं है, तो उतनी आपको ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, जो उसमें सिर्फ 150 कैलोरी हैं। अगर आप 30 रोटी की बात करें, 30 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 80 से, तो इतनी कैलोरी उन 30 रोटी के अंदर होती है, लेकिन आपको ये सिर्फ 150 कैलोरी देगा और आपको एनर्जी पूरी भरपूर देगा। तो दोस्तों इससे हमारा वेट कैसे मैनेज होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों आमतौर पे एक इंसान एक दिन में 2000 से लेके 2500 कैलोरी तक इनटेक कर लेता है। अगर हम बात करें अपने ब्रेकफास्ट की, ब्रेकफास्ट में अगर कोई 3 पराठे खाता है तो लगभग वो 700 से 800 कैलोरी लेता है, साथ में चाय लेके वो 900 से 1000 कैलोरी कर लेता है। अगर वो बटर साथ में ले रहा है तो 1200 कैलोरी उसने एक डाइट में ले ली। दोपहर को अगर वो थोड़ा सा लाइट भी खाता है तो 600 कैलोरी आमतौर पे लेता है, 1800 हो गई। रात को अगर फिर वो डिनर में 600 कैलोरी लेता है तो 2400 कैलोरी होगी। और इन बिटवीन अगर वो कहीं पे गया, चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी, तो उसकी 300, 400, 500 कैलोरी तक और बढ़ जाती है, यानी कि ना करते वो 2500 से 3000 कैलोरी इनटेक कर लेता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो उनका जो वेट है वो लगातार बढ़ते क्रम में रहेगा, और इस तरह के लोगों को ये लगता है कि हम तो खाते भी कुछ नहीं और वेट हमारा लगातार बढ़ता रहता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अपने ब्रेकफास्ट को और डिनर को फॉर्मूला वेल, पर्सनलाइज प्रोटीन और मेटवेल से रिप्लेस कर देना है, जिसके अंदर 150 कैलोरी है। आपने ब्रेकफास्ट को 1200 कैलोरी से रिप्लेस कर दिया 150 कैलोरी से, 3000 से कैलोरी आपकी सीधी कम होके 1800 पे आ गई। फिर उसी के साथ साथ आपने डिनर के 600 कैलोरी भी 150 से रिप्लेस कर दी और आपकी कैलोरी 1200 पे आ गई। आपके अंदर किसी भी तरह की कोई वीकनेस नहीं आएगी, और अगर वीकनेस नहीं आएगी तो आप हल्कापन महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपका जो वेट है वो घटना शुरू हो जाएगा। एक आप हेल्दी वेट की तरफ, हेल्दी फैट की तरफ मूव होना
शुरू हो जाएंगे और आपके जो प्रोटीन की वजह से आपके जो मसल्स हैं वो बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना मील रिप्लेसमेंट इसको मानते हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं वो फॉर्मूला वेल का सेवन जरूर करें। और जो लोग अपने आप को फिट समझते हैं उन लोगों को भी एटलीस्ट एक बार दिन में इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो यही शेक फुलफिल करता है। और अभी हमने बात की थी कि आपने वो प्रोटीन इनटेक करना है जिसका पीडी का स्कोर 1 है, आइसोलेटेड प्रोटीन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे जो फॉर्मूला वेल में प्रोटीन है या पर्सनलाइज प्रोटीन में जो प्रोटीन है उसका जो पीडी का स्कोर है दोस्तों वो 1 है, यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल वो प्रोटीन है। आपने इनटेक किया, अगर आपका किसी भी तरह का कोई वर्कआउट नहीं है तो वो 4 से 6 घंटे में आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि मील रिप्लेसमेंट के बारे में। इसके बाद भी दोस्तों कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम शेक भी पीते हैं, हमने खाना भी छोड़ दिया, लेकिन हमारा जो वेट है वो कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो रहा। तो दोस्तों बात आ जाती है मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अगर आप लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप जितना मर्जी शेक पीते रहें, आपका जो वेट है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे इस फॉर्मूला वेल शेक के अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल, या लोगों को लगता है कि हमने ये दवाई पी ली और अंदर से ये फैट को बर्न करना शुरू कर देगी, इस तरह का कोई भी फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि ये लो कैलोरी मील है, इस वजह से आपका वेट कम होता है। अगर आपको आपका जो मेटाबॉलिज्म स्लो है या आपको ने जो चीजें इनटेक करी वो टाइम से डाइजेस्ट नहीं होती तो आपका जो वेट है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म दोस्तों क्या होता है? जो आप खाना खाते हैं वो कितने समय में डाइजेस्ट हो रहा है, रेट ऑफ डाइजेशन को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है? आमतौर पे हम जो खाना खाते हैं वो 4 से 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका खाना इस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल है। अगर आपका खाना 8 से 10 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है। अगर आपका खाया गया खाना 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट है। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कम कैसे होता है और हमने इसको बूस्ट कैसे करना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, क्योंकि जब हमने खाना खाया, हमेशा ये कहा जाता है कि जितनी आपको भूख है उससे 1 या आधी रोटी आप कम खाएं, ताकि उस खाने को प्रोसेस करने के लिए आपकी स्टमक के अंदर थोड़ी सी जगह बचे। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं हमारे लीवर से बाइल जूस निकलता है और उस खाने के ऊपर गिरता है, जो उस खाने को तोड़ना शुरू करता है, और तोड़ने के लिए उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। अदरवाइज अगर आपने अपनी स्टमक को ऊपर से तक खाने से भर दिया और आपके लीवर से जो बाइल जूस निकला वो स्टमक के अंदर जा ही नहीं पाएगा, आपकी फूड पाइप में जंप करता रहेगा, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी और खाने तक वो एसिड नहीं पहुंचेगा। जब खाने तक वो एसिड नहीं पहुंचा तो उससे क्या होगा, आपका खाना पेट में सड़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्टमक के अंदर एक अलग तरह का एसिड बनेगा, अलग तरह की गैस बननी शुरू होगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा अपने फूड पाइप में जलन महसूस होगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो आप कभी भी ओवर ईटिंग ना करें। जो ओवर ईटिंग होती है उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी हमें लगता है कि पहले मैं बहुत ज्यादा खाना खाता था, ओवर ईटिंग करता था, लेकिन आज मैं ओवर ईटिंग नहीं करता, लिमिट में खाना खाता हूं, फिर भी मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। वो इसलिए स्लो होता है दोस्तों कि कई बार हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है कि जैसे हमने खाना भरपेट खाया, उसके ऊपर वो बाइल जूस नहीं डला, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। उसके बाद लंबे समय तक एक प्रोसेस चला, उसके बाद हमने खाना कम भी कर दिया, हमारी बॉडी उसको उसी तरीके से ट्रीट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे लीवर से बाइल जूस आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है कम खाना खाने के बाद भी स्लो ही रहता है। ठीक है? तो हमेशा आपने क्या करना है, कभी भी ठंडा पानी आपने नहीं पीना। खाना खाने के साथ या खाना खाने के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद तक आपने कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना, या इस समय में अगर मैं कहूँ किसी भी तरह का आपने पानी नहीं पीना। हमेशा आपने क्या काम करना है, मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए खाना खाने से 1 घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं, या खाना खाने के 1 घंटा बाद आप गर्म पानी पी सकते हैं। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी बॉडी में खाना आसानी से डाइजेस्ट होगा, एनर्जी आपकी जनरेट होगी बॉडी में, और आप कोई भी परफॉर्मेंस इजीली कर पाएंगे। आपकी बॉडी में जब एनर्जी जनरेट होती है आप आसानी से वर्कआउट कर पाते हैं। तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म को अप करने के लिए वेलजन ग्लोबल ने आपको एक प्रोडक्ट दिया है ड्रिंक वेल के नाम से।
40% दोस्तों इसमें नेचुरल कैफीन पाई जाती है। और कैफीन एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हाई करती है, हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है, हमारे न्यूरॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हमारी बॉडी में प्रोपेगेट करने में हेल्प करती है, जिससे हमारे माइंड से जो सिग्नल जाते हैं हमारे किसी भी काम को करने के लिए, मेरे हाथ को सिग्नल गया या मेरे पैर को सिग्नल गया तो वो एकदम से मूवमेंट में आते हैं। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो परफॉर्मेंस हैं ये कैफीन की वजह से होते हैं। और कैफीन हम एक दिन में 7 से 8 ग्राम कैफीन ले सकते हैं। और लेकिन दोस्तों जो आप ड्रिंक वेल लेते हैं उसके एक स्कूप 1.25 ग्राम का स्कूप है एक, और 40% उसमें कैफीन है। लगभग हम उसमें कह सकते हैं कि 0.75 या 0.80 ग्राम उसमें कैफीन है। तो आप उसको 3 से 4 बार ही यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप उसको ना यूज करें, क्योंकि ज्यादा यूज करने से अगर लिमिट एक्सीड हो गई तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, बहुत फास्टली काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाइब्रेशन होना भी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी के पार्ट्स हैं हमारे न्यूरॉन्स के हिसाब से वो काम नहीं कर पाते और वो पजल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो कैफीन है उसको आप लिमिट में यूज करना है। 3-4 ग्राम से लेके आप 6-7 ग्राम तक इसको यूज करें, यानी कि दिन में 3 से 4 बार आप उसको ड्रिंक वेल को यूज कर सकते हैं, जो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कभी भी ड्रिंक वेल को आपने शाम को 4-5 बजे के बाद इनटेक नहीं करना, क्योंकि दोस्तों हमें रात को बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं चाहिए होती, क्योंकि हमें रात को सोना होता है। हमें नींद दोस्तों तभी आएगी जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। अगर हम रात को भी ड्रिंक वेल पी लेंगे, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, एनर्जी जनरेट होती रहेगी, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, हमें रात को नींद नहीं आएगी। कुछ लोगों ने इस तरह की चीजें बताई कि हमें रात को नींद आने में, जब से हमने आपका न्यूट्रिशन लिया है, हमें रात को नींद में दिक्कत हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किस किस समय पे क्या क्या चीजें ली, तो उन्होंने बताया कि हम शाम को भी ड्रिंक वेल लेते हैं 6-7 बजे या खाना खाने के बाद भी। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, ड्रिंक वेल को आपने लास्ट 4-5 बजे से पहले ले लेना है। आप इसको सुबह उठते ही 5 बजे यूज करें मॉर्निंग में। सबसे पहले आपका जो ड्रिंक है वो ड्रिंक वेल ही होना चाहिए, उसके बाद आपको 10-11 बजे इसका यूज करना है, और लास्ट आपको 3 से 4 बजे इसका यूज करना है। दोस्तों मैंने अभी आपको 4 प्रोडक्टों के बारे में बताया। ड्रिंक वेल मैं आपको बता चुका हूं कैसे यूज करना है। फॉर्मूला वेल, प्रोटीन और मेट वेल, इन तीनों के अंदर एक एक स्कूप है। 25 ग्राम का फॉर्मूला वेल में, 25 ग्राम का मेट वेल में, 10 ग्राम का प्रोटीन में। तीनों में से आपने एक एक स्कूप डालना है और उसमें 300 ml ठंडा पानी मिक्स करके उसको ब्लेंड कर लेना है, और जिससे जो शेक बनेगा वो आपका मील रिप्लेसमेंट है, कंप्लीट ब्रेकफास्ट या कंप्लीट डिनर आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब आप वो खाएंगे, अब शेक पिएंगे, तो आपने उस समय पे कोई और खाना नहीं खाना। जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद ये शेक भी इनटेक करना है, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट एक ही है। वेट रिड्यूस भी हमने इसी से ही करते हैं, वेट गेन भी हम इसी से ही करते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, कैलोरीज को बढ़ाएंगे तो वेट गेन होगा, कैलोरीज को कम करेंगे तो हमारा जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखें। ये मैंने आपको 4 चीजें बताई। इसके बाद कुछ और न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट हैं, वेलुलोस, डेली वेल और एक्टिवेटेड फाइबर। इन चीजों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आज जो हम खाना खाते हैं हमें उससे फाइबर नहीं मिल पाता। 25 से 30 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें नहीं मिल पाती। तो फाइबर के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, एक्टिवेटेड फाइबर इनटेक करना है। ये टैबलेट की फॉर्म में है, और जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना हमें ये उस टैबलेट से मिल जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, स्पंज की तरह फैल जाएगा। जितने भी टॉक्सिन्स है, जितना भी ऑयल है, उसको हमारी बॉडी से वॉश आउट कर देगा, हमारी बॉडी को क्लीन करेगा, हमारी बॉडी के फूड पाइप को क्लीन करेगा। ठीक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, स्टमक है, उसको क्लीन करेगा। तो फाइबर बहुत जरूरी है। तो आप दिन में जब भी खाना खाएं, खाना खाने से 20 मिनट पहले या 30 मिनट पहले 1 गिलास पानी से 1 टैबलेट आपने फाइबर का इंटेक करना ही करना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं वेलुलोस पे। कुछ लोगों का जो फैट है वो बहुत ज्यादा है या काफी लंबे समय से फैट है। जब भी हम मील रिप्लेसमेंट देते हैं तो उनका शुरू का 5, 7, 8, 10 किलो वेट तो आसानी से रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जब उनका परमानेंट फैट शुरू होता है तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है
वो फैट को रिड्यूस करने के लिए, और उनका फैट वो इजीली रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जो स्किन के सेल्स हैं उनके अंदर वो फैट एंटर कर जाता है और वहां से फैट का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वेलुलोज प्रोडक्ट आपको दिया है वेलजन ग्लोबल ने। वेलुलोज दोस्तों मक्की के रेशे से बना हुआ प्रोडक्ट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मक्की जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है। जब हम इसको इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी के फैट को ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये इतनी ज्यादा ड्राई होती है कि आपकी बॉडी के कहीं पे भी एक्स्ट्रा फैट है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। जब आपकी बॉडी से फैट एब्जॉर्ब होगा तो आपका जो टेम्परेरी जो परमानेंट फैट है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो लोग मोटापे से ज्यादा परेशान हैं, काफी लंबे समय से मील रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, फिर भी उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप वेलुलोज को भी स्टार्ट कर लें। लास्ट में दोस्तों आता है डेली वेल मल्टीविटामिन। ठीक है, कई लोगों को बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, क्योंकि जब हमारी जो बॉडी है वो एडिक्टेड होती है डेली का जो हमारा रूटीन है उस तरह के खाने से, कि हम एक दिन में 12 से 15 चपाती खा जाते हैं, कुछ चावल कुछ सब्जियां, तो हमारी जो बॉडी है एडिक्टेड है। जब हम मील रिप्लेसमेंट देते हैं तो कई बार हमें वीकनेस फील होती है। वो क्यों वीकनेस फील होती है? क्योंकि जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमारी ऑर्गन्स की है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाती। तो दोस्तों वहां पे हमने डेली वेल मल्टीविटामिन हैं उनको यूज करना है, ताकि हमारे सभी ऑर्गन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो और हमारी जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो बराबर परफॉर्म कर पाए और हमारी बॉडी को बेटर रिजल्ट मिल पाए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और होती है, अगर आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो बराबर काम करेंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, तो आपकी वर्कआउट करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अगर आप बराबर वर्कआउट भी करते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी कैलोरी बर्न भी होगी। कुछ तो आपने कैलोरी को मील रिप्लेसमेंट से रिड्यूस कर दिया, दूसरा आपने वर्कआउट करने के लायक हुए और वर्कआउट में आपने 200 से 300 कैलोरी बर्न भी कर ली, जो आपका वेट है वो बहुत तेजी से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों का आप इस्तेमाल करें। लास्ट में फैट की रिक्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है। अब इस जितनी भी मैंने चीजें बताई, फैट का जिक्र कहीं पे भी नहीं आया। तो फैट के लिए दोस्तों आप क्या चीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने सिलेक्टेड फैट ही यूज करना है, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज्यादा है पर रिक्वायरमेंट फैट की हमें है। तो दोस्तों ओमेगा 369 कंपनी ने आपको प्रोवाइड कराया है। जितना अमाउंट में जो ओमेगा हमें चाहिए उसी अमाउंट में उसके अंदर डाला गया है। आप दिन में इसके 2 कैप्सूल यूज कर सकते हैं और अपनी बॉडी की फैट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बेसिक्स प्रोडक्ट से मील रिप्लेसमेंट के न्यूट्रिशन के वो मैंने आपको बताए। अभी कंपनी ने जिस 1 मिनट 5-7 मिनट का समय और दीजिए, फिर आप हैंड रेस करके दोबारा पूछना। और एक चीज कहना चाहूंगा, जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, तो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखेंगे। क्लियर है सभी को? लास्ट में हम 2 चीजों के ऊपर और डिस्कस करेंगे। कंपनी ने हाल ही में आपके लिए 2 प्रोडक्ट और लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है डेली हाइड्रेट और स्किन बूस्टर। हमने अपनी बॉडी के बारे में बात की कि हमने अंदर क्या डालना है। जो आउटर की स्किन है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं अब चर्चा करूंगा, किस तरह से हम उसको भी बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है डेली हाइड्रेट। डेली हाइड्रेट है क्या? सिंपली जो हमारी बॉडी को डेली हाइड्रेट रखे, यानी कि हाइड्रेशन हमारी बॉडी का करके रखे, पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके रखे, उसको हम डेली हाइड्रेट बोलते हैं। हमारी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट है कहाँ पे? स्टमक के अंदर कभी भी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टमक एक तरह का टैंक है, हमने पानी पिया उस टैंक में चला गया, वहां से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए। उन सेल्स तक पानी कैसे जाएगा, उसके लिए कंपनी ने हमें डेली हाइड्रेट प्रोवाइड कराया। तो दोस्तों डेली हाइड्रेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो दोस्तों डेली हाइड्रेट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डाले गए हैं। कितने लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में? एक बार हैंड रेज करेंगे दूर से ही। इलेक्ट्रोलाइट्स दोस्तों 5 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोराइड। ये 5 तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये चार्ज कंटेन करते हैं। चार्ज समझते हैं? एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनको नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये 5 के 5 इलेक्ट्रोलाइट चार्ज कंटेन करते हैं। सिर्फ क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज होता है, बाकी के सभी जो 4 इलेक्ट्रोलाइट हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट जो क्लोराइड
इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन भी करता है। कभी यार आपने देखा है कि आसमान से जो बिजली चमकती है ना, वो कई बार कुछ लोगों के ऊपर गिर जाती है और वो चल बसते हैं, लेकिन सभी लोगों के ऊपर वो बिजली नहीं गिरती। दोस्तों वो जो बिजली आसमान में चमकती है उसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर है? अगर हमारी बॉडी के अंदर क्लोराइड ना होता जो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो हर आदमी के ऊपर बिजली गिर जाती है और सभी के सभी लोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो क्लोराइड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे ही आसमान में बिजली चमकती है, जो क्लोराइड है उसमें भी नेगेटिव चार्ज है, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, इसलिए हम प्रोटेक्ट रहते हैं। ये एक बेनिफिट मैंने आपको बताया। अभी हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर लगातार इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं जो हमारे न्यूरो सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, न्यूरॉन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पानी को हमारे सेल्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जहां पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में पानी की। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो किसी भी तरह की क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, न्यूरॉन्स का सर्कुलेशन रुक जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि हम यूरिन पास कर दें, आप यूरिन पास नहीं कर पाओगे। सभी की सभी चीजें स्टेबल हो जाएंगी। ये सभी की सभी चीजें इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही पूरी होती हैं, और जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है, पानी की कमी को पूरा करता है हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी हाइड्रेट रहती है। उसके बाद इसके अंदर दोस्तों विटामिन सी डाला गया है। विटामिन सी क्या काम करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है, जिससे हमारी जो बॉडी है हेल्दी रहती है, किसी भी तरह के हेल्थ इशू से, वायरस से, फंगस से, वायरल से, इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचा के रखता है विटामिन सी। इसके अलावा दोस्तों इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12 और B9 जिसको हम फोलिक एसिड बोलते हैं, ये सभी चीजें इसके अंदर डाली गई हैं ताकि हमारा जो ब्रेन है वो भी हेल्दी रह सके और हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, प्रॉपर वो डेवलप हो सके। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको B9 फोलिक एसिड की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो DNA और RNA को बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो बच्चे हैं वो भी इस प्रोडक्ट को जरूर पिएं ताकि उनका DNA है, RNA है, वो प्रॉपर बने और वो प्रॉपर उनके बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ हो सके, उनका जो माइंड है प्रॉपर डेवलप हो सके। तो दोस्तों जो डेली हाइड्रेट है सिर्फ हमारी बॉडी को ही हाइड्रेट नहीं रखता, बॉडी के काफी फंक्शनिंग के ऊपर ये काम करता है। और दोस्तों मैं अगर टेस्ट की बात करूं, अगर आप इसको नॉर्मल पानी में बनाएंगे, इस पानी में अगर आप इसको बनाएंगे, इसके अंदर ये आपको ऐसे लगेगा जैसे आप ग्लूकोन डी पी रहे हैं। ये बहुत ज्यादा मीठा है, आपको पीने में बहुत मजा आएगा, लेकिन इसके अंदर मीठे के लिए सुक्रालोस डाला गया है जो आपको मीठेपन का एहसास तो करवाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा, आपकी शुगर कभी भी हाई नहीं होगी। आप जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी ये प्रोडक्ट इजीली दे सकते हैं और वो भी खुश हो जाएंगे कि हमें आज कुछ मीठा पीने को मिला, और जिसकी वजह से उनके जो बॉडी का सिस्टम है वो लगातार इंप्रूव होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात की डेली हाइड्रेट के बारे में, हम सभी लोगों को यूज करना चाहिए। दूसरा, अगर आप इसको सोडा में पीते हैं, सोडा समझते हैं, सोल्टी वाटर जिसके अंदर CO2 गैस होती है, अगर हम उसके अंदर हाइड्रेट को मिलाते हैं तो दोस्तों हमें पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो लिम्का का आएगा, ठीक है। तो हमें डेली हाइड्रेट ही आज के बाद यूज करना है, किसी भी तरह का कोई पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक ना यूज करके आप डेली हाइड्रेट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो स्किन बूस्टर प्रोडक्ट है, जो बेसिकली बनाया तो गया हमारी स्किन के लिए। दोस्तों स्किन बूस्टर है क्या, इसके अंदर दोस्तों कोलेजन प्रोटीन है, ठीक है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है वो कोलेजन प्रोटीन है। क्लियर है? कोलेजन प्रोटीन क्या काम करता है, आपके टिश्यूज को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। जैसे ये मेरी स्किन है, छोटे छोटे सेल से बनी हुई है और सेल्स छोटे छोटे टिश्यू से बने हुए हैं। वो जो टिश्यूज हैं वो जिस बॉन्ड की वजह से रुके हुए हैं वो कोलेजन प्रोटीन की वजह से रुके हुए हैं। अगर कोलेजन प्रोटीन मेरी बॉडी के अंदर से कम हो जाए तो सबसे पहले वो जो टिश्यूज हैं वो आपस में जो उनकी बॉन्डिंग है वो
खत्म हो जाएगी, बॉडी के सेल्स की बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी और जो मेरी जो स्किन है वो धीरे धीरे लटकनी शुरू हो जाएगी और मैं एजिंग की तरफ बढ़ जाऊंगा, यानी कि बुढ़ापे की तरफ मैं बढ़ जाऊंगा। जो दोस्तों कोलेजन प्रोटीन है वो हमारे टिश्यूज को बाइंड करके रखता है, जो हमारी स्किन के अंदर ग्लो को लेके आने में मदद करता है। इसके बाद दोस्तों इसके और भी कई बेनिफिट हैं। कहाँ पे इसके बेनिफिट है उनके बारे में 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। स्किन के बारे में बात होगी, उसके बाद ये नेल्स की हेल्थ के ऊपर भी काम करता है कोलेजन प्रोटीन। उसके बाद मसल्स को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है कोलेजन प्रोटीन। उसके बाद हेयर्स की ग्रोथ के ऊपर भी, कई लोगों के जो हेयर हैं वो जल्दी से झड़ने शुरू हो जाते हैं या व्हाइट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कोलेजन की कमी उनकी बॉडी के अंदर होती है। जिनके बाल झड़ जाते हैं या उम्र से पहले वो गंजे दिखने लगते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कोलेजन की कमी है। उसके बाद दोस्तों ये आपके जॉइंट्स के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि जॉइंट्स के अंदर जितना भी कार्टिलेज बनती है, कार्टिलेज एक तरह का लुब्रिकेंट है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग के लिए, ताकि वो एक दूसरे से जुड़े रहें और घुटनों के बीच में से वो कार्टिलेज, वो लुब्रिकेंट बाहर ना निकले, उनकी बॉन्डिंग के लिए कोलेजन प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। लास्ट में दोस्तों बोन्स हेल्थ के लिए भी कोलेजन प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बोन्स हैं, हमारी जो बोन्स हैं वो जैसे धागे होते हैं, बारीक बारीक धागे होते हैं, उनको अगर हम जोड़ते हैं बहुत सारे धागों को, इस तरह की संरचना हमारे बोन्स की होती है और उन धागों को आपस में जोड़ने के लिए कोलेजन प्रोटीन जरूरी होता है। अगर कोलेजन प्रोटीन हमारी बॉडी में कम हो गया तो हमारी बॉडी में काफी तरह के हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोलेजन प्रोटीन हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, जैसे स्किन बूस्टर हाइड्रेट रखता है, कोलेजन प्रोटीन भी हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। हमारी एजिंग को स्लो कर देता है, यानी कि हम लंबे समय तक जवान दिखते हैं। जो लोग प्रॉपर कोलेजन प्रोटीन यूज करते हैं अपनी डाइट में, वो अगर 50-60 साल के भी हो जाएं तब भी वो 35 से 40 साल के दिखेंगे। हमारी स्किन के अंदर रिंकल्स आ जाएंगे अगर हमने कोलेजन प्रोटीन नहीं प्रॉपर इंटेक किया या कोलेजन प्रोटीन की कमी हो गई, स्किन में रिंकल्स आ जाएंगे। अगर आप कोलेजन प्रोटीन प्रॉपर लेना शुरू करेंगे तो आपकी स्किन से रिंकल गायब हो जाएंगे, आपकी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में जैसे कि हमने बात की, कार्टिलेज को भी ये मेंटेन करता है। तो इस तरह के काफी फायदे हैं स्किन बूस्टर के। तो दोस्तों इसका जो नाम है वो स्किन बूस्टर इसीलिए है क्योंकि हर आदमी अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहता है, क्योंकि स्किन की नॉलेज सभी को होती है। क्योंकि हम सुबह जब भी उठते हैं अपना फेस देखते हैं मिरर में कि यार आज तो मेरा फेस बड़ा बेकार लग रहा है, और सभी लोग अपनी स्किन के लिए कुछ भी यूज करना चाहते हैं। तो लेकिन जब हम इसको स्किन के लिए यूज करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर काफी तरह के हेल्थ इश्यूज कवर होते हैं, काफी हमारे बोन्स, कार्टिलेज, हेयर्स, नेल्स, सभी की सभी चीजें मेंटेन होना शुरू होती हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में मेरी तरफ से ये न्यूट्रिशन के ऊपर टॉपिक था, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कैमरा ऑन करके। आपके पास 2 से 3 मिनट हैं। जी सर। क्वेश्चन है सर किसी का कोई? जी मंजू जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर जैसे किसी पर्सन को अगर थायराइड हो तो उसका मेटाबॉलिज्म तो स्लो हो जाता है, तो उसको प्रोटीन इनटेक कर तो लेता है लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता, उसका सोल्यूशन क्या है? मैम देखिए, जिन भी लोगों का थायराइड होता है और डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले उसका प्रोटीन बंद कर देते हैं क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले तो जो हमने प्रोटीन के बारे में बताया कि पीडी का स्कोर 1 है, आइसोलेटेड है, तो हम उनको वो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जिनको थायराइड है, वो स्टार्टिंग में 1 वीक या 10 दिन लीववेल को यूज करें, जो हमारा लीवर का सिरप है, ताकि थोड़ा सा लीवर उनका स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद वो ड्रिंक वेल का सेवन लगातार बनाए रखें 10 से 12 दिन 15 दिन, ताकि उनका जो थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म है प्रॉपर बूस्ट हो सके। उसके बाद वो प्रोटीन को इंटेक करना शुरू करेंगे तो थायराइड के होने के बाद भी उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर उनके लिए फाइबर कंपलसरी होता है? फाइबर कंपलसरी है। अगर कोई वेट लॉस करना चाहता हो, थायराइड पेशेंट हो और वेट उसका ज्यादा हो,
तो फिर उसमें स्टार्टिंग में प्रोटीन नहीं देना, फाइबर ऐड कर दो। जी, एक्चुअली मैम क्या होता है कि जो फाइबर है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, थायराइड पेशेंट है, उसने प्रोटीन को इनटेक किया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, लेकिन हम साथ में फाइबर ले रहे हैं, तो फाइबर क्या काम करेगा, जो भी डाइजेस्टेबल चीजें जो डाइजेस्ट नहीं हो रही, अनडाइजेस्टेबल चीजें हैं, उनको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी से वॉश आउट कर देगा, उसके वो साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देगा। लेकिन आपने रिकमेंड करना है कि फर्स्ट फॉर्मूला वेल और मेट वेल यूज करवाएं उनको, ठीक है, और क्योंकि इनके अंदर भी कुछ तो प्रोटीन है। उसके बाद 5, 7, 10 दिन आप उनको प्रॉपर फॉलोअप लें, अगर वो नॉर्मल रहते हैं तो उनकी बॉडी, उनके शेक के अंदर पर्सनलाइज्ड प्रोटीन आप ऐड करवा दें। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। सुभाष भट्ट जी। जी सर, नमस्कार सर। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दिया हुआ आपने न्यूट्रिशन के बारे में। जी सर, थैंक यू। और आपने पूरा नॉलेज इतना जबरदस्त दिया कि मतलब पूरा साइंटिफिक नॉलेज दे दिया, मतलब पूरा एक वैज्ञानिक तरीके से। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि एक लेडी को हमने न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट दिए थे जी, कहती कि मैं जैसे ही न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर लेता हूँ उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका क्या कहना था? सर उनका वेट कितना है, वेट बताएंगे? वेट है 93 है, 93 है। तो देखिए सर, दो तीन चीजों की वजह से कई बार वोमिटिंग आती है। एक तो सबसे पहले हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग होती है कि हमें कोई भी चीज दी गई और उसके कलर से या उसकी थिकनेस से मुझे देख के इरिटेशन हो जाती है, और मेरा जो माइंड है वो पहले से ही सेट हो जाता है कि ये अच्छा नहीं है, तो उस समय में मुझे वोमिटिंग आएगी। ठीक है, अगर इस तरह की चीजें हैं वो एक अलग मैटर है। कई बार वोमिटिंग इसलिए आती है कि हमारा जो लीवर है वो फैटी होता है, जैसे ही हमने इनटेक किया वो थोड़ा हैवीपन उस चीज में होता है और उसकी वजह से हमें एकदम से वोमिटिंग आ जाती है। इस तरह के कई पेशेंट्स, कई कस्टमर मेरे पास थे, तो मैंने सर उनको क्या किया, जैसे हमारा जो 25 ग्राम का स्कूप है फॉर्मूला वेल का, और 25 ग्राम का जो स्कूप है मेट वेल का, और 10 ग्राम का स्कूप है प्रोटीन का, तो लगभग 60 ग्राम ये मटेरियल हो जाता है। तो मैंने उनको बोला कि आपने हाफ कर देना है, 30 ग्राम लेना है और 300 ml पानी में लेना है, यानी कि उसकी थिकनेस को हमने कम कर दिया और वो लाइट कर दिया। ठीक है, जब हमने वो लाइट किया तो उन्होंने 5-6 दिन उसको इनटेक किया और उनको किसी भी तरह की वोमिटिंग नहीं हुई, इजीली उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर शिफ्ट हो गई। तो धीरे धीरे उसके बाद फिर हमने उनका वो दोबारा से उनकी डोज पूरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो 25 ग्राम और 10 ग्राम से होगी। 5-6-7 दिन बाद हमने उनकी वो डोज पूरी कर दी, तो आज वो अपना 15 किलो वेट रिड्यूस कर चुके हैं और उनको किसी भी तरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग साइकोलॉजिकली इफेक्ट होते हैं इन चीजों से, उनको सर आपने क्या करना है, जैसे अगर वो दूध पीते हैं, ठीक है, या दूध से भी उनको दिक्कत है, वो जूस पीते हैं, तो जूस में हम इन सब चीजों को मिक्स कर सकते हैं, या हम मैंगो शेक पीते हैं तो मैंगो शेक के अंदर उसको डाल सकते हैं, लेकिन आप उसमें शुगर ना डालें, क्योंकि हमने उनका वेट कम करना है। सिर्फ हम उनके टेस्ट के लिए एक बार उन चीजों का सहारा ले रहे हैं। 3-4-5 दिन बाद जब वो एडिक्टेड हो जाए उसके बाद उसमें से मैंगो शेक को हटा दो और उसको पानी में बनाना शुरू कर दो, तो वो चीजें वहां से एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। दीप्ति जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज शाम को ही मैंने एक पर्सन की बीएमआई करी, लेडीज थी सर एक्चुअल में वो, और उनका जो वेट है वो 85 था सर ऑलमोस्ट, हाइट उनकी 5.9, और उन्हें सर एक तो वाइट वॉश की प्रॉब्लम है, और उन्होंने बताया कि मेरे को जो लीवर है ना उस पे फाइबर की गांठ है, तो उसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं या सर ये फेमवेल लीवर दें पहले? वेरिकोज भी है उनको? जी सर। वेरिकोज है? वेरिकोज मींस क्या है उनको? सबसे पहले आपने बोला क्या है उनको? एक तो लीवर पे लीवर पे सर उनको फाइबर की गांठ है। फाइबर की गांठ है, ठीक है। कुछ भी खाते हैं तो उनको साथ ही वोमिटिंग आती है, मतलब कुछ भी हैवी चीज वो ले रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन है हमारा जी, और वाइट वॉश की प्रॉब्लम है सर उन्हें, और थकान रहती है बॉडी में, और जैसे उनको गांठ है तो उसकी वजह से वो जिम भी नहीं कर पाते जी। तो दीप्ति जी आपने उनको फेमवेल, लिववेल और HCMD ये चीजें देनी है स्टार्टिंग में, ठीक है।
ठीक है सर। 5-7-10 दिन के बाद आप उनको न्यूट्रिशन शुरू करा सकते हैं। न्यूट्रिशन से उनके जो रिजल्ट है वो फास्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। फर्स्ट पहले उनका लेवल से ही रिजल्ट लेना है मतलब लिव HCMD जरूर देना, जो फाइबर है की सर। गांठ है वो HCMD से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। इशिका जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ जी सर, जैसे अभी मंजू मैम ने पूछा थायराइड के लिए, तो जिनको यूरिक एसिड है उनको भी तो प्रोटीन इनटेक नहीं करना होता, उनके लिए भी यही प्रोसेस रहेगा? मैम सेम प्रोसेस रहेगा। देखो यूरिक एसिड कब होता है हमें, जब हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो प्रोटीन उस प्रोटीन से बढ़ती है जो प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन हमारे पास कई तरीके हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। सबसे पहला जो तरीका है वो यही तरीका है कि हमारा जो प्रोटीन है वो आइसोलेटेड है, ठीक है, पीडी का स्कोर 1 है, यानी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से जो प्रोटीन है डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा, फिर भी आप ऐसे लोगों को साथ में लीवर का सिरप जरूर दें, ठीक है, और ड्रिंक वेल आप जरूर रिकमेंड करें ताकि उनका मेटाबॉलिज्म हाई हो और लीवर उनका स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि वो हर चीज को डाइजेस्ट कर पाए, किसी भी तरह का यूरिक एसिड उनको नहीं बनेगा। थैंक यू सर। जी ओके, थैंक यू मैम। तो चलिए, आई थिंक सभी लोगों के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मैं एक बार फिर से इशिका जी को बुलाना चाहूंगा मीटिंग को आगे रन करने के लिए। तो हरीश भट्ट जी है। हरीश भट्ट जी, हरीश भट्ट जी सर अनम्यूट करें। जी सर मैं ये कह रहा था, मेरा एक क्वेश्चन ये था ना, जैसे हमारे परिचित हैं, वो उनका क्या कहते हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड है यूट्रस में, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं सर? तो उसमें उनका बच्चे का जो ग्रोथ है उतना हो नहीं पा रहा है, डॉक्टर का कहना है कि उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। एज क्या सर उनकी? एज 42 के 43 समथिंग। 42 जी जी जी। तो कितने mm का है उनको? उनका है, मतलब सर मैं तो पता नहीं, मतलब काफी है, फाइब्रॉइड काफी है, उन्होंने मतलब यूट्रस में फाइब्रॉइड बता रहे थे वो बच्चे को, मतलब पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मतलब वो नहीं मिल रहा है, तो क्या हम फॉर्मूला बेल या ये कोई चीज ऐसी दे सकते हैं उनको अपने? वो प्रेग्नेंट है क्या अभी? जी जी प्रेग्नेंट है, 6 मंथ प्रेग्नेंट है जी। चलिए कोई बात नहीं, तो सर मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। कितने मंथ की प्रेगनेंसी है? 6 मंथ सर, 6 मंथ 6 मंथ की है। तो एक तो सर आपने उनको लीवर का सिरप देना है, और दूसरा आप उनको HCMD का सेवन करवाएं, और उनको जो फॉर्मूला वेल विदाउट पर्सनलाइज्ड प्रोटीन, फॉर्मूला वेल और मेट वेल आपने स्टार्टिंग में यूज करवाना है। जब उनकी बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, 5-6-7 दिन देख के किसी भी तरह की कोई हलचल बॉडी में नहीं हो रही, तब आप उनको धीरे धीरे 5 ग्राम पर्सनलाइज्ड प्रोटीन से उसमें ऐड कर सकते हैं। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा सा सर मैं थोड़ा सा लिख लूंगा, मैं क्या क्या देना है सर, दोबारा एक बार मैं लिख लेता हूँ सर, मैं बता दूंगा ना उनको। जी जी बताएं सर। तो सबसे पहले सर आपने उनको लीवर का सिरप देना है, लीव वेल के नाम से आता है सर। वो तो है, हमारा लीवर सिरप पता है सर, मैं यूज करता हूँ, ठीक हो गया, लीवर सिरप तो क्लियर हो गया। दूसरा HCMD के ड्रॉप्स उनको देने हैं। अगर उनका बीपी नॉर्मल है तो दिन में वो 15 ड्रॉप यूज करवाने हैं उनको। बीपी हाई रहता है, बीपी हाई है तो आपने उनको दिन में 4 बार 2-2 ड्रॉप यूज कराने हैं नॉर्मल पानी में, नॉर्मल पानी से 2-2 ड्रॉप। हाँ जी, ठीक है। और तीसरा आपने उनको न्यूट्रिशनल शेक यूज करवाना है। उनको आपने ड्रिंक वेल नहीं यूज करवाना, ये ध्यान रखना, ड्रिंक वेल आप उनको नहीं यूज करवाएंगे, ठीक है। ठीक है। आपने उनको फॉर्मूला वेल और मेट वेल 300 ml ठंडे पानी में इसका शेक बना के उनको देना है, ठीक है। फॉर्मूला वेल और मेट वेल, ठीक हो गया। फॉर्मूला वेल और मेट वेल 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद आपने इसमें प्रोटीन का 1 स्कूप भी ऐड कर देना है, ओके, सेम शेक में, ठीक है। अगर उनको किसी तरह का डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, उनको गैस नहीं बन रही है, तब आप उनको प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। प्रोटीन तो सर डॉक्टर बोल रहे थे कि प्रोटीन दे सकते हैं, तो क्या हम अपना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बेल में तो मेरे ख्याल वो तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। जी जी सर, एक्चुअली जो हमारे ये प्रोडक्ट है इसमें जो प्रोटीन का पीडी का स्कोर है वो 1 है, वो इजीली डाइजेस्टेबल है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या कस्टमर के साथ हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं कि डे बाय डे फॉलोअप लेने के बाद फिर हम कुछ चीजों को ऐड करवाते हैं। जी 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 ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, इशिका जी प्लीज कंटिन्यू करें मैम आप। जी
थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बढ़िया जबरदस्त अमेजिंग नॉलेज दे दी है आज 1 घंटे के टाइम पीरियड में, कम समय में इतनी ज्यादा नॉलेज दी है। उम्मीद है सभी ने नोट आउट किया होगा और सब कुछ बता दिया न्यूट्रिशन के बारे में कि क्या लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, और जो क्वेश्चंस भी क्लियर हुए हैं लोगों के। तो हम सभी की तरफ से सर आपका धन्यवाद करते हैं और एक बार सभी की तरफ से जोरदार तालियों से आपका वेलकम करते हैं सर। और सभी ने ध्यान से सुना होगा और इस आज का जो सेशन रहा ना बहुत ही जबरदस्त रहा है। जिन्होंने मिस किया है ना, बहुत कुछ मिस किया है, क्योंकि ना हम लोगों को कहते हैं कि आज जूम है, आप अटेंड करें, बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है। तो कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, न्यूट्रिशन के तो सेशन काफी हो चुके हैं, हमने अटेंड करे हुए, हमें सब पता है। पर आज का जो सेशन है ना अलग सा ही रहा था, ठीक है। ऐसी कई बातें हमने सुनी है, कई बातें हमने नोट करी हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी, पहले कभी हमें नॉलेज नहीं थी। आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी की तरफ से मैं आपका अगेन से वेलकम और धन्यवाद करती हूँ। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई